1822 में पहला अखबार निकला। उसके बाद आपको मालूम है कि 1837 में दिल्ली से मौलवी बाकर ने दिल्ली उर्दू अखबार निकाला। पहले दिल्ली अखबार नाम था, फिर बाद में दिल्ली उर्दू अखबार उसका नाम हो गया था। वो निकाला। 1858 में मुंशी नवल किशोर ने अवध अखबार के नाम से निकाला था और बहुत ही मार्कतुल आरा अखबार था, बहुत मकबूल अखबार था वो। और वो मुंशी नवल किशोर की खिदमात उर्दू सहाफ़त में, उर्दू अदब में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत काबिल क़द्र हैं। हालांकि उनको बहुत कम उम्र मिलती, सिर्फ 37 साल की एज थी उनकी, लेकिन उस 37 साल की उम्र में इतना काम कर दिया कि 100 साल की उम्र वाले भी नहीं कर पाते हैं। कि न सिर्फ मुसलमानों के बल्कि हिंदुओं की जो सहाफ़ती खिदमात हैं उनको भी उजागर किया जाए। और हिंदी उर्दू में तो छपे ही, हिंदी में भी वो सारी चीज़ें छपनी चाहिए और तमाम लोगों तक पहुँचनी चाहिए। आपने कहा न सिर्फ हिंदू बल्कि उसमें सिख और ईसाई का भी, सिख और ईसाइयों का भी, जी जी जी, कादियानियों का भी है, कादियानियों उन्होंने भी अखबारात निकाले। तो इन सबका रोल है। आप सहाफत को मजहब के चश्मे से नहीं देख सकते और नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज हम जाने माने उर्दू के सहाफ़ी सुहेल अंजुम साहब से बात करने जा रहे हैं। और मौका जो है वो है 200 साला जश्न उर्दू सहाफ़त जो है वो मनाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में। ख़ासकर दिल्ली में 30 मार्च 2022 को, यानी आज से कुछ ही दिनों के बाद, उर्दू सहाफ़त के 200 साल पूरा होने के बाद एक बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी साहब भी आ रहे हैं। और इस मौके पे बात करने के लिए सुहेल अंजुम साहब से बेहतर शख्स जो है वो दिल्ली में मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। इन्होंने बहुत सारी किताबें इन्होंने उर्दू सहाफ़त के ऊपर लिखी हैं। और थोड़ी देर पहले मैं जब सर से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि दर्जनों किताबें जो हैं सर की वो उर्दू सहाफ़त के ऊपर आ चुकी है। तो सबसे पहला सवाल मैं सुहेल साहब आपसे चाहूँगा पूछने के लिए कि उर्दू सहाफ़त की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन आपने हमसे बात करने के लिए रज़ामंदी ज़ाहिर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया जी। तो आप ही का मजमून जो इनकलाब में 2 हफ्ते पहले जो शाया हुआ था उसी को मैं पढ़ रहा था और आप ही के मजमून से मैंने जो मालूमात हासिल किए हैं उसी की बुनियाद पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने ये कहा अपने मजमून में, इनकलाब के मजमून में, कि सबसे पहला अखबार जो है उर्दू का उसका नाम है जामे जहानुमा, जो कि 27 मार्च 1822 में कलकत्ता से शुरू हुआ। और इसको शुरू करने में, इसको पब्लिश करने में इसकी हरिहर दत्त साहब थे, जो कि मुलाजिम थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनका बहुत बड़ा रोल था। और दिलचस्प बात यह है कि हरिहर दत्त साहब जो थे सर के मुताबिक वो बांग्ला, उर्दू, पर्सियन और इंग्लिश के बहुत बड़े जानकार भी थे। और इनके वालिद साहब जो थे वो भी राजा राम मोहन राय का जो पर्सियन अखबार था और जो उनका एक और अखबार था संवाद कुमुदी बांग्ला में उनके साथ भी जुड़े हुए थे। तो सर का मजमून पढ़ के यही बात सामने आ रही है कि उर्दू ज़बान की जो शुरुआत है या उर्दू सहाफ़त की जो शुरुआत है उसका किसी धर्म से लेना देना नहीं है। और एक ज़माना था जबकि हिंदी, बांग्ला, उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़ारसी ये सब लोग उसको सीखते थे और सब लोग उसको पढ़ते थे। तो आप इसके ऊपर कुछ मज़ीद बात कहना चाहते हैं तो बताइए। राजा राम मोहन राय ने बांग्ला में संवाद कौमुदी के नाम से अखबार निकाला था और फ़ारसी में मिरातुल अखबार निकाला था। तो इनके हरिहर दत्त के जो वालिद साहब थे, गालिबन उनका नाम दीवान ताराचंद था, वो इसके मैनेजर थे संवाद कौमुदी के। और हरिहर दत्त जो थे, ये इनके दूसरे बेटे थे, वो जैसा कि आपने खुद फरमाया कि 3-4 ज़बानों के माहिर थे। तो उनको सहाफ़त निगारी का बड़ा शौक़ था और उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं भी कोई अखबार निकालूं। कुछ दिनों के बाद संवाद कौमुदी के मालिकाना हुकूक हरिहर दत्त के पास आ गए। उसके बाद हरिहर दत्त ने क्या किया कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में ये दरख्वास्त दी कि मैं 2 ज़बानों में अखबार निकालना चाहता हूँ। और उन्होंने फ़ारसी और उर्दू इन दोनों ज़बानों में अखबार निकालने की दरख्वास्त दी और नाम उन्होंने जामे जहानुमा रखा। और उसके बाद फिर उन्होंने ये, पहले तो उन्होंने उर्दू में निकाला, कुछ शुमारे उर्दू में निकले, उसके बाद उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में निकले। फिर उर्दू का बंद हो गया, सिर्फ फ़ारसी का निकलता रहा। तो उन्होंने इसके लिए एक बहुत ही लायक फ़ायक
मुसन्निफ़ और मुतरजिम और मज़मून निगार जनाब सदा सुखलाल का इंतखाब किया। जी। सदा सुखलाल भी मेरे ख्याल से गालिबन वो भी मुलाजिम थे या नहीं थे, उनके बारे में कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन वो बहुत ही बासलाहियत और काबिल आदमी थे। और उन्होंने जब इस अखबार की अदालत संभाली है तो हरिहर दत्त ने उनको फ्री हैंड दिया और कहा कि आप जो चाहें वो लिखें और जिस तरह से ख़बरों को हासिल करना चाहें करें और तामीरी और संजीदा सहाफ़त का आगाज़ करें। चूँकि उसके पहले तक उर्दू में कोई अखबार नहीं था, ये अवलीन अखबार है, इसलिए उसके सामने उर्दू में कोई नक्श कदम भी नहीं था कि जिस पर चल करके वो उस अखबार को आगे बढ़ाते या उर्दू सहाफ़त को आगे बढ़ाते। लेकिन इसके बावजूद हरिहर दत्त और सदा सुखलाल ने एक तामीरी अंदाज में सहाफ़त की। हालांकि उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ 1822 में कोई उस तरह के जज्बात नहीं थे, तो ज़ाहिर है उसमें हुकूमत की ख़बरें शाया होती थीं, अवामी ख़बरें शाया होती थीं, हादसात की भी ख़बरें शाया होती थीं और कुछ अदबी मज़ामीन भी शाया होते थे। तो उसके बाद फिर हरिहर दत्त तो उसको चलाते रहे, लेकिन सदा सुखलाल उससे अलग हो गए और उसके बाद उन्होंने अपना कोई और अखबार निकाला। तो इस तरह से आपका कहना बिल्कुल बजा है कि इसमें किसी मज़हब को दखल नहीं था। और चूँकि उस वक्त उर्दू और फ़ारसी इन ज़बानों का चलन था, अंग्रेज़ी का चलन तो था ही। अंग्रेज़ भी 2 महीने में, अंग्रेज़ तो इतने काबिल होते थे कि 2 महीने में उर्दू और फ़ारसी सीख लेते थे। तो उन्होंने ही इसको एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की सरपरस्ती भी उसको हासिल थी, क्योंकि उसकी पेशानी पर जो चीज़ हमेशा हर शुमारी में शाया होती थी, उससे ये वाज़ेह होता था कि इसको ईस्ट इंडिया कंपनी की सरपरस्ती हासिल है और वहाँ से इनको मराहत मिलती है। अच्छा, एक और भी कन्फ्यूज़न है जो आपने अपने मजमून में इशारतन उसको दूर करने की कोशिश की है। आपने कहा कि टीपू सुल्तान का जो फ़ौजी अखबार था और जो एक और अखबार है मौलवी इकराम साहब का 1810 में उर्दू अखबार का, उसको लेके भी लोग कहते हैं कि उर्दू का पहला अखबार ये था, लेकिन फ़ाइल उसकी कोई कॉपी नहीं मिल पाई, इसलिए आपको लगता है कि जामे जहानुमा ही उर्दू का पहला अखबार था। इस बारे में कुछ जो अभी भी कुछ डाउट बने हुए उसके ऊपर कुछ रोशनी डालिए। मेरे ख्याल से अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि जामे जहानुमा ही उर्दू का पहला अखबार था। इसमें बहुत सारे मुहक्किकीन ने, जिसमें मोहम्मद अतीक सिद्दीकी हैं और नादिर अली खां हैं और जीडी चंदन हैं, इन लोगों ने इसमें बड़ी तहकीक की और सबसे ज़्यादा तहकीकी काम जीडी चंदन ने किया। गुरबचन चंदन ने, जो यहाँ पीआईबी में थे, उर्दू ऑफिसर थे, उन्होंने जामे जहानुमा के सिलसिले में तहकीकी काम किया। तो वो उन्होंने बहुत सारे दस्तावेज़ात और बहुत सारे कागजात की जांच और उनकी परख के बाद ये नतीजा निकाला कि जामे जहानुमा ही उर्दू का पहला अखबार था, क्योंकि जिस फ़ौजी टीपू सुल्तान के जिस फ़ौजी अखबार की बात की जाती है वो हकीकतन था ही नहीं। मैसूर के कोई MA के या PhD के उर्दू के तालिब इल्म थे, उन्होंने ये शोशा छोड़ा था कि टीपू सुल्तान ने फ़ौजी अखबार के नाम से उर्दू में निकाला था, जबकि उस वक्त जो है फ़ारसी में सारे अहकामात जारी होते थे, उर्दू में नहीं जारी होते थे। फिर कुछ लोगों ने उसको आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी कोई ऑथेंटिक चीज़ कहीं पे थी नहीं। मौलवी इकराम अली का जहाँ तक मामला है, तो मौलवी इकराम अली के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कलकत्ता में एक प्रेस भी कायम किया था और वहाँ से 1810 में अखबार उर्दू या उर्दू अखबार के नाम से एक अखबार जारी किया था। लेकिन एक नादिम सीतापुरी एक साहब हैं जो सीतापुर के थे और कलकत्ता में चले गए थे, वहाँ बारोज़गार थे। उन्होंने उनके बारे में कुछ लोग उन्होंने लिखा कि उन्होंने प्रेस कायम किया। लेकिन जब जीडी चंदन साहब ने उसकी तहकीक की तो पता ये चला कि नहीं, वो प्रेस भी उनका नहीं था, वो शायद किसी अंग्रेज़ का था, मालिक उसका कोई अंग्रेज़ था, और उर्दू अखबार भी कोई नहीं निकला था, निकला होगा तो उसकी कोई फ़ाइल कहीं पे मिली नहीं। तो अब ये बात एक तरह से तस्लीम कर ली गई है कि जामे जहानुमा ही उर्दू का पहला अखबार था। अभी मैं 2-3 रोज़ पहले जो पाकिस्तान के डॉक्टर ताहिर मसूद, उनकी 19वीं सदी में उर्दू सहाफ़त 1500-1600 सफ़ात की बहुत ज़ख़ीम किताब है, तो उसमें भी उन्होंने जामे जहानुमा के हवाले से चंदन साहबी का हवाला दिया है और दूसरे लोग भी चंदन साहबी की तहकीक का हवाला देते हैं। और अगर आप चंदन साहब की किताब जो जामे नुमा 200 सफ़ात से ज़ायद की और ये मकतबा जामिया ने उसको शाया किया था, अगर आप उसको पढ़ें तो आप खुद इस बात से कायल होंगे कि उन्होंने जो तहकीकी और जिस नतीजे पर वो पहुँचे थे वो बिल्कुल सही था। ये कन्फ्यूज़न अब एक तरह से ख़त्म ही हो गया और सब ने इसको मान लिया है कि जामे जहानुमा ही उर्दू का पहला अखबार था। अच्छा, तो 1822 से उर्दू अखबार का सफ़र शुरू हुआ और 1947 में मुल्क को आज़ादी मिली और इस दौरान बहुत सारे वाक़े ऐसे हुए, बहुत सारे सानहे हुए, बहुत इम्पोर्टेंट तारीख़ी वाक़े हुए। तो उसको ध्यान में रख के आप कुछ उर्दू अखबारात के लिए जो
और उर्दू सहाफ़त के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मराहिल थे या जो दौर था उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? 1822 में पहला अखबार निकला। उसके बाद आपको मालूम है कि 1837 में दिल्ली से मौलवी बाकर ने दिल्ली उर्दू अखबार निकाला। पहले दिल्ली अखबार नाम था, फिर बाद में दिल्ली उर्दू अखबार उसका नाम हो गया था। वो निकाला। 1858 में मुंशी नवल किशोर ने अवध अखबार के नाम से निकाला था और बहुत ही मार्कतुल आरा अखबार था, बहुत मकबूल अखबार था वो। और वो मुंशी नवल किशोर की खिदमात उर्दू सहाफ़त में, उर्दू अदब में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत काबिल कद्र हैं। हालांकि उनको बहुत कम उम्र मिलती, सिर्फ 37 साल की एज थी उनकी, लेकिन उस 37 साल की उम्र में इतना काम कर दिया कि 100 साल की उम्र वाले भी नहीं कर पाते हैं। तो जो अवध अखबार था उसमें बड़े बड़े शायर व अदीब और सहाफ़ी उसके एडिटर हुआ करते थे और बड़े बड़े शुअरा उदबा उसमें छपने को अपने आप को फ़ख्र महसूस करते थे। तो 1822 के बाद जो पहला मरहला आया वो 1857 का है। 1857 में जो बगावत जिसको कहते हैं या कुछ लोग उसको हिंदुस्तान की अवलीन जंग आज़ादी कहते हैं, 1857 में ये हुआ कि उस वक्त तक कोई बहुत ज़्यादा अखबारात नहीं थे उर्दू के, कुछ थोड़े बहुत थे। अंग्रेज़ी के अखबारात थे, बंगला के अखबारात थे। लेकिन जब 1857 में ये हुआ कि अंग्रेज़ों की तरफ से यहाँ हिंदुस्तानियों पर जुल्म सितम और जुल्म जौर का सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर उर्दू अखबारों ने, उसके पहले तक उर्दू अखबारों का रंग हुकूमत या ब्रिटिश हुकूमत की हिमायत का था, एक तरह से था। उसके बाद उन लोगों का रवैया बदला और उन्होंने बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ लिखना शुरू किया। तो कोई दौर है जहाँ पे आप उसको उस शिफ्ट को देख रहे हैं जहाँ से उर्दू अखबार के अंदर में वो जो फ्रीडम मूवमेंट की 1857 के बाद बहुत शिफ्ट आया जी, नज़रियात की बुनियाद पर, जी, जी, ख्यालात की बुनियाद पर। उसके पहले जो था जितने भी उर्दू अखबार थे उनका रंग दूसरा था, एक तरह से बरतानवी हुकूमत की हिमायत में था। और शुरू में जब मेरठ से चिंगारी उठी है बगावत की, तो दिल्ली उर्दू अखबार में भी कुछ उन लोगों की जो बागियों की सरगर्मियों के ख़िलाफ़ उसमें खबरें छपी हैं। लेकिन फिर जब ये हुआ कि यहाँ पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ यहाँ बहुत बड़ा पोस्टर वोस्टर उन्होंने लगाया या क्या जुल्म सितम किया, फिर उसके बाद इन्होंने तमाम तफसीलात दिल्ली उर्दू अखबार में शाया करनी शुरू की। और वो एक टर्निंग पॉइंट था जो यह है कि जंग आज़ादी को एक नए शक्ल सूरत देने का एक टर्निंग पॉइंट था जो उर्दू सहाफ़त ने किया। एक बात और कह दूँ मैं कि उस वक्त तक जो अंग्रेज़ी के अखबारात थे 1857 तक, वो भी यह कि प्रो गवर्नमेंट थे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अंग्रेजी का अखबार प्रो गवर्नमेंट था 1857 से पहले, और उर्दू अखबारात जो थे भी वो उनका भी जो रंग था वो बहुत ज़्यादा इनकलाबी और बागी नहीं था। लेकिन 1857 के बाद से जिस तरह से इनकलाब की जो आंधी उठने लगी तो उसमें उनका भी रंग बदल गया। जी बिल्कुल सही है। मोहम्मद अतीक सिद्दीकी ने, जो उर्दू सहाफ़त के बड़े मुहक्किक माने जाते हैं, उन्होंने लिखा कि 1857 तक अंग्रेज़ी अखबारों की पॉलिसी ये थी कि वो गवर्नमेंट से मुतालबा करते थे ये जो देसी अखबारात हैं हिंदुस्तानी ज़बान में, उर्दू या दूसरी ज़बानों में, वर्नाकुलर प्रेस, कि उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उनको बंद कीजिए। उनका ये रवैया था। लेकिन 1857 के बाद जब उन्होंने लिखा कि 1857 के बाद दिल्ली उर्दू अखबार का भी रंग बदला और उन्होंने मुजाहिदीन आज़ादी की हिमायत में ख़बरें और मज़ामीन छापने शुरू किए और बहुत सख्त लबो लहजा दिल्ली उर्दू अखबार ने इख्तियार किया। अच्छा, 1857 का जो गदर था या जो पहली जंग आज़ादी थी उसको अंग्रेज़ों ने बहुत बुरी तरह से उसको क्रश किया और उसका कहीं ना कहीं मनफी असर जो है उर्दू सहाफ़त पर भी पड़ा। तो उसके बाद आप बताएंगे कि कौन सा ऐसा दौर था जहाँ से फिर उर्दू सहाफ़त के अंदर में थोड़ी सी उभार आनी शुरू हो गई? मेरा अपना ख्याल यह है कि मैं तो बहुत ज़्यादा इल्म नहीं रखता, लेकिन मेरा अपना ख्याल यह है कि उसके बाद उर्दू सहाफ़त की रफ्तार कुछ मुतासिर हुई और 1900 के आसपास से 1900 के आसपास से फिर उर्दू अखबारात बहुत ज़्यादा निकलने शुरू। कौन कौन लोग थे उसमें? जैसे कि 1901 में, 1919 में 1919 में प्रताप निकला, महाशय कृष्ण ने निकाला था। और उसी ज़माने में महाशय खुशहाल चंद खुरसंद ने मिलाप निकाला था। और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो इस वक्त ज़ाहिर मेरे जहन में नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, अब फिर 1900 के बाद 1912 में मौलाना आज़ाद के निकला, उसके पहले मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने निकाला, उसी दरमियान मौलाना ज़फ़र अली ख़ां का ज़मींदार निकल रहा था, पैसा अखबार भी उन्हीं दिनों में निकला। तो बहुत सारे अखबारात, उसके बाद फिर एक तरह से सैलाब सा आ गया उर्दू अखबारों का। और एक बात और इसमें जोड़ने की है कि
जब ईसाइयों ने अपने उर्दू अखबारात निकाले, जी। उन्होंने भी उर्दू अखबारात निकाले, जी। और उनका मकसद ये था कि हिंदुस्तानियों के अकायद को बदल करके इनको ईसाई बनाया जाए। जी। और उसमें बहुत सारे लोग उनके जो है प्रोपेगेंडा से मुतासिर भी हुए। तो फिर हिंदुओं ने, मुसलमानों ने और सिखों ने भी अपने अपने अखबारात, मजहबी अखबारात निकाले। ईसाइयों की मिशनरियों के अखबारात को काउंटर करने के लिए, जैसे हिंदी में धर्म उपकारक, हादिये हकीकत, जी। और इसी तरह के और भी कई अखबार हैं हिंदुओं ने निकाले। मुसलमानों ने बहुत से अखबारात निकाले ताकि उनको जो है उनकी जो नज़रियाती तबलीग है और जो मजहबी तबलीग है उसको रोका जाए और हिंदुस्तानियों के अकायद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अच्छा, कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे उर्दू के अखबारात जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो ज़्यादा निकाल रहे थे? क्या उसकी कॉपी है? अगर बहुत सारे हमारे दोस्त जो रिसर्च करना चाहें उनको आप कुछ मदद करना चाहेंगे? कलकत्ता से भी निकले, आगरा से भी निकले। अच्छा। आगरा से गालिबन मुफीद इस्लाम के नाम से ईसाइयों ने अपना अखबार निकाला था जो काफ़ी मशहूर हुआ था। तो इन दो जगहों से ज़्यादा निकले। आगरा से हैं उसकी? कापियाँ मेरे ख्याल से होंगी। मेरा अपना ख्याल है कि या तो जामिया की लाइब्रेरी में या मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में ज़रूर होनी चाहिए। ये बात आपने बहुत दिलचस्प बात कही है। इस पे काफ़ी तफसील से, जो मैंने अभी जिनका जिक्र किया था डॉक्टर ताहिर मसूद का, उन्होंने इस पे काफ़ी तफसील से लिखा है और हमने वहीं से अखज़ करके और सर सैयद की किताबों से कुछ चीज़ें लेकर के, मौलाना हाली की किताबों से लेकर के, हमने किताब अभी 2017 में एक तैयार की थी, दीनी रसाइल की सहाफ़ती खिदमात, 400 पेज की है, जो हिंदुस्तान में जो मजहबी पर्चे निकलते हैं उनमें क्या सहाफ़त होती है। तो उसमें हमने एक बैकग्राउंड दिया है कि हिंदुस्तान में मजहबी सहाफ़त का आगाज़ कैसे हुआ। तो उसमें इसकी सारी तफसीलात उसमें पेश कर दी गई हैं कि ईसाइयों ने कहाँ से निकाला, हिंदुओं ने कहाँ से निकाला, सिखों ने कहाँ से निकाला, मुसलमानों ने कहाँ से निकाला। तो मेरा ख्याल है उसको और आपका जो मजमून मैं इनकलाब में पिछले हफ्ते जो पढ़ा तो उसमें आपने लिखा हुआ था कि जो मजहबी जो सहाफ़त जो है उर्दू की जो मजहबी सहाफ़त है मुसलमानों की तरफ से, वो वही क्रिश्चियन मिशनरीज को के जो दलाइल थे उसको रद्द करने के लिए उसकी मतलब शुरुआत हुई। तो ये भी काफ़ी अहम एक जी, ये भी बिल्कुल आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि उर्दू सहाफ़त में एक नया रंग शामिल करने के लिए, नई जहत देने के लिए या उसकी रफ्तार को थोड़ा सा और तेज़ करने के लिए, ये इसका भी सेहरा आप ईसाइयों को दे सकते हैं कि अगर उन्होंने मिशनरीज़ ने उर्दू के अखबारात ना निकाले होते हिंदुस्तानियों के अकायद को बदलने के लिए, तो शायद हिंदुस्तानी उतने उर्दू अखबारात ना निकालते। हिस्ट्री के स्टूडेंट होने की वजह से हम लोगों ने पढ़ाई की है कि जो देवबंद जो स्कूल था वहाँ पे भी शुरू के दौर में जो उर्दू ज़बान थी उसको लेके वो उतने करीब उर्दू के पास नहीं हुए, लेकिन बाद में उर्दू में बहुत लिटरेचर पैदा किया गया। वहाँ के जो आलिम थे और वहाँ के जो मुबल्लिग थे, और उसमें ये भी कहा गया है कि उर्दू अखबार को आने में और जो प्रिंट जो कल्चर था उसके उभार में कहीं ना कहीं एक रिलीजन, एक धर्म का भी बहुत बड़ा एंगल है। ये मतलब जो मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि मैंने दीनी रसाइल की सहाफ़ती खिदमात के उन्वान से जो किताब लिखी है 400 पेज की, उसमें इसी पे फोकस किया गया है कि हिंदुस्तान में जो मजहबी पर्चे निकले क्यों निकले और क्यों निकल रहे हैं। तो एक तो जो ईसाइयों का जो प्रोपेगेंडा था उसको काउंटर करने के लिए हिंदुस्तानियों ने उर्दू अखबारात और रसाइल निकाले, और दूसरे हिंदुस्तानियों में ख़ास तौर से मुसलमानों के अंदर जो कई मसलकी तबक़ात हैं, उन मसलकी तबक़ात के आपसी इख्तलाफात की बिना पर भी बहुत सारे रसाले और अखबारात निकले। मिसाल के तौर पर देवबंदियों ने बरेलियों के ख़िलाफ़ निकाला, बरेलियों ने देवबंदियों के ख़िलाफ़ निकाला, अहले हदीसों ने निकाला, शियों ने निकाला। तो एक बैनुल मज़ाहिब टकराव की वजह से अखबारात निकले, एक अंदरूनी मज़ाहिब टकराव की वजह से भी मतलब इंट्रा कम्युनिटी और इंटर कम्युनिटी दो, इंटर कम्युनिटी इंटर रिलीजन बल्कि आप कह लिए। हाँ जी। अच्छा, आज़ादी के वक्त तक अगर आप देखें तो उसमें बड़ा उर्दू का जो सहाफ़ी या बड़ा राइटर जो है, ख़ासकर जो मैगजीन निकाल रहा है, कोई पेपर निकाल रहा है, उसमें आप किन किन लोगों को रखते हैं? जहाँ तक मुझे मेरी जानकारी है उसमें मान लीजिए आप उनको मौलाना आज़ाद को रख सकते हैं, अली ब्रदर्स को आप रख सकते हैं, उसके अलावा आप हसरत मोहानी को रख सकते हैं, सर सैयद अहमद खां को भी रख सकते हैं, और कोई नाम जो मुझे नहीं पता कुछ आप रोशनी डालना चाहेंगे जिस पे नौजवान लोग कुछ रिसर्च करना चाहें? देखिए, इसमें तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो रिसर्च करने की ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके हिंदू यहाँ आए,
उन्होंने जो अखबारात निकाले। नहीं, पहले आज़ादी से पहले तक बता दीजिए, उसके बाद आएंगे ये सवाल को भी। आज़ादी के पहले जाहिर है आपने तो नाम गिना ही दिए हैं, मतलब कुछ और नाम? मौलाना आज़ाद, मौलवी ज़फ़र अली, मोहम्मद अली जौहर, हसरत मोहानी और मुंशी महबूब आलम, और अब इस वक्त तो इत्तेफाक से जहन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यह है कि इसमें कंट्रीब्यूशन किया है जी। तो अभी तो फ़िलहाल तो यही। अच्छा, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं, अगर आपकी बातों का को मैं अगर समराइज़ करूं, कि एक रिलीजन जो है, एक जो धर्म है, तबलीग है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है अगर उर्दू सहाफ़त को पढ़ना है। एक अंग्रेज़ों के साथ जो रिश्ते हैं और जो नौ आबादियत का जो सवाल है, जंग आज़ादी की जो लड़ाई है, तो ये 3-4 ऐसे थीम है जहाँ पे उर्दू अखबार की खिदमत को देखा जा सकता है। जी बिल्कुल सही बात है, ये सब टर्निंग पॉइंट्स हैं। ज़ाहिर 1857 है, 1947 है, और फिर उसके बाद आप अगर इधर की मतलब 20वीं सदी के आखिरी के हिस्से को देखें तो उसमें और भी दूसरी चीज़ें हैं, जैसे मजहबी चीज़ें हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ है, और इस तरह के मुस्लिम इश्यूज जो थे उनकी बुनियाद बाबरी मस्जिद है। जाहिर है इसको तो नहीं छोड़ सकते, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा दोस्तों, ये बात मैंने सुहेल अंजुम साहब का जो तारुफ कराते वक्त मैं ये बात कहना भूल गया कि सुहेल साहब कौमी आवाज़, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले वज़ीर आज़म ने इसकी शुरुआत की थी, और इसका बहुत पुराना इसका इतिहास है, बहुत पुरानी तारीख़ है इसका। तो सर जो हैं सुहेल अंजुम साहब, वो 63 ईयर्स ऑफ कौमी आवाज़ जो हैं, 63 साल पूरे होने के बाद जो कौमी आवाज़ अखबार जो है उसकी जो खिदमत है उसको लेके एक किताब इनकी आ रही है। और इससे पहले भी आज़ादी के बाद से 1948 से 2000 तक उर्दू सहाफ़त की क्या तारीख़ रही है, इस पे भी सर की किताब आ चुकी है। और एक और दिलचस्प बात है, सर की किताब इस मौजू पे भी आ रही है कि गैर मुसलमानों ने उर्दू सहाफ़त में क्या खिदमत दिया है, और इसके लिए ये 200 पेज या कितनी पेज पे? हाँ, तकरीबन 200 पेज तैयार हो गई है। इस पे मुश्तमिल एक किताब आ रही है जहाँ पे उर्दू सहाफ़त में गैर मुसलमानों का जो रोल है उसके ऊपर किताब आ रही है। उसमें 40-45 गैर मुस्लिम सहाफ़ियों पर तो मज़ामीन है, किसी पे 2 पेज, किसी पे 5 पेज, किसी पे 10 पेज, और बाकी 60-70 गैर मुस्लिम सहाफ़ियों का तस्करा है। और ये मेरे जहन में बहुत दिनों, कई सालों से मेरे जहन में ये ख्याल बार बार उठता रहा है कि हम जो उर्दू सहाफ़त में हम लोग हैं, तो हम लोग तो मुसलमान सहाफ़ियों का ही जिक्र करते हैं, जबकि उर्दू सहाफ़त की बुनियाद हिंदुओं ने ही डाली, और हिंदुओं ने बहुत सारे अखबारात निकाले। मुसलमानों से कम हिंदुओं की खिदमत नहीं, क्योंकि पहले तो उर्दू सबकी ज़बान थी। अब आज़ादी के बाद वो एक फ़िरक़े या एक तबके की ज़बान के तौर पर, जहाँ तक मुझे याद है, महात्मा गांधी जी का जो FIR हुआ, जो उनका कत्ल किया गया था, वो भी उर्दू में ही था। और महात्मा गांधी जी उर्दू में खुतूत भी लिखते थे। पंडित नेहरू की शादी का दावतनामा उर्दू में था। तो ये तो गैर मुस्लिमों की खिदमत न सिर्फ शायरी और अदब में बहुत ज़्यादा है, बल्कि सहाफ़त में भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था कि नरेंद्र, इनके वालिद महाशय कृष्ण, मिलाप के बानी एडिटर महाशय खुशहाल चंद खुरसंद, उनके बेटे श्री रणबीर, और फिर लाला देशबंधु गुप्ता और विश्वबंधु गुप्ता, इन सब लोगों की भी खिदमत का भी जिक्र किया। और इस वक्त भी, अभी भी, जैसे चंद्रभान ख्याल हैं, शायर हैं, अदीब हैं, लेकिन बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं। देशराज मुस्तर एक सहाफ़ी हैं, दिल्ली से वो अखबार निकालते हैं हमारा मकसद के नाम से। जालंधर से जो अखबार निकलता है हिंद समाचार, एक ज़माने में वो हिंदुस्तान का सर्कुलेशन के एतबार से सबसे बड़ा अखबार था। वहाँ बहुत सारे नॉन मुस्लिम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वहीं पे आजकल मगर 90-95 साल के हो गए ओम प्रकाश सोनी, वो वहाँ पे वो भी माइग्रेट करके आए थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी उर्दू सहाफ़त में गुजार दी, उनकी किताबें भी हैं, उन पर भी मेरे मज़ामीन हैं। तो इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। और आज का जो माहौल है, मैं समझता हूँ उसमें इस चीज़ की ज़्यादा अहमियत होनी चाहिए कि न सिर्फ मुसलमानों के बल्कि हिंदुओं की जो सहाफ़ती खिदमत हैं उनको भी उजागर किया जाए। और उर्दू में तो छपे ही, हिंदी में भी वो सारी चीज़ें छपनी चाहिए और तमाम लोगों तक पहुँचनी चाहिए। आपने कहा न सिर्फ हिंदू बल्कि उसमें सिख और ईसाई का भी, सिख और ईसाइयों का भी, जी, कादियानियों का भी है, कादियानियों, उन्होंने भी अखबारात निकाले। तो इन सबका रोल है। आप सहाफ़त को मजहब के चश्मे से नहीं देख सकते और नहीं देखना चाहिए। तो किताब कब आपकी आ रही है?
कौमी आवाज़ वाली तो हमारी छप रही है, वो तो 2-3 रोज़ के अंदर अंदर आ जाएगी। उसमें हमने किया है कि 1945 में कौमी आवाज़ निकला था और 2008 में दिल्ली में बंद हुआ था, 1998 में लखनऊ में बंद हुआ था, लखनऊ से शुरू हुआ था। इसके अलावा पटना से निकला था, बम्बई से निकला था, श्रीनगर से निकला था। तो हमने तमाम एडिशनों का अहाता किया है। और हमारे अपने मैं 13 साल कौमी आवाज़ में रहा, तो जो 13 साल मेरे तजर्बात हैं वो एक बड़ा पोर्शन है। उसके अलावा तमाम एडिशनों का मैंने अहाता किया, वो चंद रोज़ में वो किताब सामने। लेकिन एक चीज़ बहुत ही अहम चीज़ है कि कौमी आवाज़ के बारे में लोग कहते हैं, ख़ासकर नॉर्थ इंडिया में उसका बहुत बड़ा रोल है उर्दू सहाफ़त को एक हायर स्टेज में पहुंचाने के लिए। 98 में जैसे आपने जिक्र किया और बाद के सालों में जहां दीगर अखबारात सहारा और इनकलाब जैसे अखबार हैं वो मंजरियाम पे आ रहे हैं, और ये अखबार क्यों बंद हो रहा है? हाँ, असल में उसके बंद होने की बहुत सी वजूहत हैं जी। पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि कौमी आवाज़ ने उर्दू सहाफ़त में एक नई तरह डाली थी, और उसको कहा जाता है कि जदीद उर्दू सहाफ़त का मीमार कौमी आवाज़ को माना जाता है। उसने ज़बान व बयान में इस्लाह की, अल्फाज में इस्लाह की, कंटेंट में इस्लाह की, इंग्लिश स्टाइल में उसको पूरा अखबार को सजाया संवारा, और उन्होंने जो इस्लाहात की आवाम ने उनको पसंद भी किया। ज़बान को आसान बनाया। पहले अलक़ाब व आदाब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे, उन्होंने सिर्फ मिस्टर और श्री लगेगा नाम के साथ, या बल्कि वो भी नहीं लगेगा, ये किया। बैन अल-अक़वामी को बैन अक़वामी कर दिया, अक़वाम मुत्तहिदा को मुत्तहिदा अक़वाम कर दिया, और इमला में भी बहुत सारी तब्दीली की। तो उन्होंने बहुत सी इस्लाहात की थी जो आवाम को बहुत पसंद आई थी। तो उसकी मकबूलियत की एक वजह तो ये थी, और एक वजह सेकुलरिज़म उसका जो था, सेकुलरिज़म के नज़रिए पर वो कायम रहा। हयातुल्लाह अंसारी गांधीयाई थे, इशरत अली सिद्दीकी गांधीयाई थे, इन लोगों ने उसमें सेकुलरिज़म के नज़रियात को परवान चढ़ाया। आपने जो सवाल किया कि दूसरे अखबारात निकले, ये क्यों बंद हो गया? असल में जो एसोसिएट कामयाब भी हुए है, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड जो कंपनी थी, अभी है, जिसने इन अखबारात को निकाला था, कौमी आवाज़, नवजीवन और नेशनल हेराल्ड को निकाला था। बाद में ये हुआ कि कुछ उस कंपनी की भी दिलचस्पी कम हो गई। पार्टी, कांग्रेस पार्टी का की वो कंपनी है, कांग्रेस पार्टी का अखबार था, उसकी भी दिलचस्पी कम हो गई। और कुछ जो है, जो अंदरूनी हालात इसके रहे कौमी आवाज़ के दफ्तर के, वो भी उसके बंद होने में सबब बने, मुआविन बने। मोहन चिरागी जो आखिरी एडिटर थे, उन्होंने इस पर काफ़ी तफसील से लिखा कि कौमी आवाज़ क्यों बंद हुआ। मैंने भी थोड़ी बहुत रोशनी उस किताब में डाली है। एक वजह ये भी थी कि जो कौमी आवाज़ का जो स्टाफ था, बाद में जब कोई आमदनी नहीं रहेगी, तनख्वाहें 7-8, 8-8 महीने तक मुलतवी होती रहीं, बाद में फिर मिली, सब तनख्वाहें मिली। और एक बात और मैं बता दूँ, जब कौमी आवाज़ दिल्ली का बंद हुआ है, तो उसका बंद होना भी एक तारीख बन गया कि तकरीबन 40 करोड़ रुपए कंपनी ने मुलाजमीन को मुआवजे में, पीएफ में, ग्रेच्युटी की शक्ल में 40 करोड़ रुपए दिए। तो ये भी एक तारीख है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो फ़िरका परस्त जो जमात हैं, उनके अखबार और मैगजीन जो हैं वो 1950 से और पता नहीं कब से निकल रहे हैं, और ये जो सेकुलर जो सरकार थी, ये अभी 5 साल या 10 साल पहले आप कहेंगे तो राजनीति में, सियासत में थोड़ा इनका बुरा वक्त आया है, नहीं तो आज़ादी के बाद से इनकी तो सरकार मुसलसल बनती रही। तो कौन सी ऐसी इतनी परेशानी आ गई कि जो मुलाजमीन थे उनको तनख्वाह देने की कमी पड़ गई? आपको नहीं लगता कि एक अज़्म होना चाहिए कि हमको एक सेकुलर ख्यालात और नज़रिया के लिए काम करना है, वैसा अज़्म नहीं रहा? पैसे और जी बिल्कुल सही है जी। जो मतलब पैसा और माली चीज़ें तो बहुत छोटी चीज़ है। जिन नज़रियात की बुनियाद पर पंडित नेहरू ने इन अखबारात को, कौमी आवाज़, नेशनल हेराल्ड, नवजीवन को निकाला था, वो नज़रियात आपको पता है कि सियासत में रफ्ता रफ्ता कमज़ोर होते चले गए। अब तो बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं, और अब कांग्रेस का एक तबका ऐसा जो कह रहा कि भाई आइडिया ऑफ इंडिया को मजबूत बनाना चाहिए। तो जो सेकुलर नज़रियात थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के, और रफ्ता रफ्ता कमज़ोर होते गए। और फिर एक ज़माने तक चूँकि कांग्रेस पार्टी हुकूमत में रही, फिर बाद में कोई भी पार्टी जब इतने दिनों तक हुकूमत में रहती तो बहुत सारी ख़राबियाँ और बुराइयाँ उनमें पैदा हो जाती हैं। तो अखबार के ताल्लुक से दिलचस्पी कम हो गई। राजीव गांधी को दिलचस्पी थी, नरसिम्हा राव को दिलचस्पी थी। नरसिम्हा राव रोज़ाना कौमी आवाज़ पढ़ते, बल्कि नरसिम्हा राव जब तक वज़ीर आज़म रहे, उन्होंने कौमी आवाज़ के ख़र्च का पूरा इंतज़ाम किया। तो बाद के लोगों की दिलचस्पी उतनी नहीं रहेगी। एक दूसरी वजह भी है। दूसरी वजह जो आपने अभी कहा कि दूसरे अखबारात निकले, ये क्यों चले और ये क्यों बंद हो गया, तो उर्दू सहाफ़त में भी, अखबारात में भी और क़ारीन में भी हमेशा 2 तबक़ात रहे हैं। एक जो
सेकुलर नज़रियात को और जो सही बातों को जो पसंद करता था, और एक दूसरा तबका वो था जो जज्बातियत को पसंद करता था। जज्बातियत, अब मिसाल के तौर पे कौमी आबाद ने तो सेकुलरिज्म को आगे बढ़ाया और गैर जज्बाती सहाफ़त की। उन्हीं दिनों में बेंगलोर से नशेमन निकला था, और नशेमन जो है 4 पेज का होता था और बहुत ही ख़राब कागज़ पे और बहुत ही ख़राब उसकी छपाई होती थी, लेकिन चूंकि वो जज्बाती मज़ामीन लिखता था और वो एक तरह से इश्तियाल अंगेज़ी, मतलब आप कह रहे हैं कि इमोटिव इशू को और बहुत सेंसेशनल करके, जी, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जब फांसी का मुकदमा चल रहा था, तो नशेमन हर शुमारे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हिमायत में बहुत ही जज्बाती अंदाज में मज़ामीन लिखता था, और जज्बाती मुसलमानों को वो चीज़ पसंद आती थी। तो एक वजह तो ये है। तो बहुत सारे अखबारात इस वजह से भी कामयाब हुए और मकबूल हुए, ख़ासतौर से टैबलॉयड का तो मिजाज ही यही है। टैबलॉयड ख़ासतौर से इसीलिए मकबूल हुई है कि वो जज्बातियत को फ़रोग़ देते थे, जज्बातियत को बढ़ाते थे, और मुसलमानों जो उर्दू रीडरशिप है बाद में चलते चलते मुसलमानों के हल्के तक महदूद हो गई। तो मुसलमानों में भी एक तबका ऐसा है, और तबका छोटा नहीं है, कि जो जज्बातियत को पसंद करता है और जो मतलब एंटी हिंदू, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन सब चीज़ों को पसंद करते हैं। तो उनको लेकिन एक बात और बता दूं मैं कि ये कोई मतलब अहम वजह नहीं हो सकती है। नहीं, लेकिन ये भी एक बड़ी वजह है। हाँ। और ये जो अखबारात आपने सहारा वगैरह का जिक्र किया, इनकलाब वगैरह का जिक्र किया, ब्लिट्स भी निकलता था हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेज़ी में। तो इन अखबारात की भी पॉलिसी अपने रीडरशिप को सामने रख करके बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर ब्लिट्स जो था उसका हिंदी का अंदाज दूसरा था, उर्दू का अंदाज दूसरा था, अंग्रेज़ी का कुछ और था। राष्ट्रीय सहारा के मिसाल के तौर पे अगर कभी कोई मुसलमान दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया, तो राष्ट्रीय सहारा हिंदी में आता था कि मतलब आतंकवादी पकड़ा गया, लेकिन उर्दू में कहा जाता था कि एक बेगुनाह मुसलमान को पकड़ लिया गया। तो मतलब आप कह रहे हैं कि सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए लोगों ने, मतलब अखबार के जो नए अखबार मालिकान ने इसका भी इस्तेमाल किया। मतलब जो सहाफत के जो एथिक्स होते हैं उनका पालन उन्होंने नहीं किया। हाँ, नहीं किया, और वो जो है मतलब ऐसी चीज़ें ज़्यादा पेश की जो जज्बाती मुसलमानों को पसंद आए। अच्छा, तो आपकी जो किताब है 1948 से लेकर 2000 तक की उर्दू सहाफ़त की तारीख़, कुछ आप बताएंगे कि जिस तरह से आज़ादी के बाद से उर्दू के साथ हिंदुस्तान में सौतेला व्यवहार किया गया, और ख़ासकर स्कूलों से उर्दू को ख़त्म किया गया जानबूझ के एक सियासी साजिश के तहत, ख़ासकर ये उत्तर प्रदेश में देखा गया जहाँ से आप आते हैं। तो इसमें उर्दू सहाफ़त को बनाए रखना और ये कितना बड़ा चैलेंज था, इसके ऊपर कुछ आप बताएंगे, जो मतलब आज़ादी के बाद से जो उर्दू सहाफ़त की जो दास्तान है। उर्दू ज़बान का महदूद होता दायरा जो है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हुकूमत की पॉलिसीज़ तो हैं ही, जैसे यूपी में आजकल कोई उर्दू मीडियम स्कूल नहीं है, महाराष्ट्र में बहुत से हैं, लेकिन ख़ुद उर्दू वाले भी उसके ज़िम्मेदार हैं। उर्दू वाले खुद, अब आप अगर बटला हाउस और जाकिर नगर बटला हाउस कब्रस्तान से लेकर के ढलान तक आकर तक पूरा एक राउंड लगा लें, आपको कहीं भी उर्दू का बोर्ड नज़र नहीं आएगा। सारे हिंदी और अंग्रेज़ी के बोर्ड नज़र आएंगे। उर्दू का बोर्ड, यानी कि एक जो दारुल उलूम देवबंद का जो मदरसा है, वहाँ से जो फारिग होते हैं वो अपने आप को कासमी लिखते हैं, जैसे अलीगेरियन है तो अपने आप को कासमी लिखते हैं। तो जाकिर नगर में एक बिरयानी की दुकान थी, कासमी बिरयानी, वो अंग्रेज़ी में लिखा हुआ था। तो मैंने एक दिन उसके मालिक को पकड़ा, मैंने कहा भाई तुम तो कासमी हो? कहा, मैंने कहा तुम तो कम से कम उर्दू में बोर्ड लगाओ भाई, या कम से कम अंग्रेज़ी के अलावा उर्दू में भी अंग्रेज़ी में भी रहो। अंग्रेज़ी की मुखालफत हम नहीं करते हैं, अंग्रेज़ी में लगाओ, लेकिन उर्दू में भी तो लगाओ। तो जो उर्दू वाले हैं, मैं मुसलमान नहीं कहूँगा, जो उर्दू वाले हैं वो खुद इसके ज़िम्मेदार हैं कि वो न उर्दू पढ़ते हैं न अपने बच्चों को, बल्कि बहुत सारे लोग तो उर्दू का अखबार लेके चलने में अपनी नेदामत महसूस करते हैं। JNU के साथ भी ऐसा है कि मैं भी देखता था कि बहुत सारे लोग उर्दू के अखबार नहीं खरीदते थे। जी। तो इसके ज़िम्मेदार उर्दू वाले भी हैं, और जो उर्दू अखबारात या उर्दू सहाफ़त को है कि ज़िंदा रखने में क्या दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं या आ रही हैं, तो उसमें कांग्रेस की हुकूमतों में काफ़ी है कि लचकदार कवानीन होते थे, और बहुत सारे अखबारात जिनकी वजह से निकले, जैसे DAVP में जो इश्तहारात देने का सरकारी अदारा है, वो बहुत सारे उर्दू अखबारों को जो
रोज़नामा होते थे, वीकलीज होते, जितने भी होते थे, सबको बहुत सारे इश्तहारात देते थे। तो कांग्रेस के ज़माने में ये होता था कि आपने उर्दू रोज़नामा उर्दू का जो है डिक्लेरेशन ले लिया और निकालना शुरू कर दिया, फाइल कापी निकालते थे, DAVP में जमा करते थे, इश्तहारात लेते थे। और इस तरह से तकरीबन दिल्ली में अभी 2014 के पहले तक, 2014 तक समझिए 100-150 उर्दू के रोज़नामा थे जो DAVP से रजिस्टर्ड थे, लेकिन मार्केट में आपको सिर्फ 8-10 ही दिखाई देते थे। ये इस हुकूमत ने आने के बाद क्या किया कि उन कवानीन को सख्त किया, और ये सिर्फ उर्दू के लिए नहीं किया, बल्कि तमाम ज़बानों की जो सहाफ़त अखबारात है सबको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, और यह है कि बदउनवानी को रोकने के लिए जो कवानीन सख्त किए, लेकिन तो उसका ज़्यादा असर उर्दू पे पड़ा। लेकिन बदउनवानी को और भ्रष्टाचार को रोकने का ये मतलब नहीं है कि छोटे छोटे अखबार को आप एडवर्टीजमेंट न दे, जो गलत काम कर रहे हैं उनको तो रोकिए। लेकिन कुछ लोग, मुझे उर्दू के सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि आज के ज़माने में पेपर निकालना बिल्कुल भी उसके जो इम्कानात है ख़त्म हो गए हैं सरकार की तरफ से, और कोई भी जो सरकारी इदारे हैं उसकी तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है। भ्रष्टाचार तो आज भी है, हालांकि हुकूमत ने भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, बदउनवानी को ख़त्म करने के लिए कवानीन सख्त किए, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने बताया जो अखबारात निकालते हैं, उन्होंने कहा कि आज भी एजेंट घूमते हैं DAVP के, 4 लाख का इश्तहार है, पहले वो 2 लाख रुपए आपसे ले लेंगे, उसके बाद आपको इश्तहार मिलेगा, इश्तहार आप छापेंगे, जमा करेंगे, उसके बाद फिर आपको पैसा मिलेगा। तो इश्तहारात ना देना, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसमें जिम्मेदार नहीं है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, दिल्ली गवर्नमेंट भी वो भी जिम्मेदार है। हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट आजकल इनकलाब को खूब इश्तहारात दे रही है, हर दूसरे तीसरे दिन एक सफ़ा 2-2 सफ़ा के इश्तहारात आते हैं। उसकी वजह मेरे ख्याल से शायद यही है कि चूँकि इनकलाब आजकल हिंदुस्तान का तकरीबन सबसे ज़्यादा इशाअत वाला अखबार है, कसीरुल इशाअत अखबार से ज़्यादा पढ़ा जाता है, कई एडिशंस उसके निकलते हैं, तो इस वजह से भी वो उसको इश्तहार देती होगी दिल्ली गवर्नमेंट। लेकिन छोटे अखबारात, पहले भी छोटे अखबारात को, जो इंडिविजुअल अखबारात होते थे, उतनी माली मदद नहीं मिलती थी, और अब भी नहीं मिलते, अब हालात ज़्यादा सख्त हो गए हैं। अच्छा, उर्दू सहाफ़त के सामने जो दरपेश चैलेंजेस हैं, एज ए सहाफ़ी जिसने कई दहाइयों से उर्दू अखबार के लिए काम किया है, आपने अच्छे और बुरे सब वक्त देखे, कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे कि क्या करें तो और बेहतर हो, मतलब उर्दू अखबारात और उर्दू मीडिया? कुछ आपके सुझाव, अगर सरकार के लोग अगर इसको देख रहे हैं या ज़िम्मेदार लोग देख रहे हैं, तो उनके लिए कुछ पैगाम आपका? जी। हालांकि गवर्नमेंट जो है वो उर्दू के फ़रोग़ के लिए काफ़ी काम करती है, बहुत सी रियासतों में उर्दू एकेडमीज़ कायम हैं। दिल्ली में उर्दू काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, जिसे उर्दू काउंसिल कहते हैं, 92 करोड़ का उसका बजट है सालाना। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि जो कवानीन सहाफ़त के लिए, जो अखबारात के लिए जो कवानीन बहुत सख्त कर दिए गए थे, मिसाल के तौर पे अखबार को ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो किस प्रेस में छपता है। तो जब ये गवर्नमेंट आई तो इसने क्या किया कि मुतल्लका महकमों ने कि उन प्रेस में जा कर के जाँच करनी शुरू कर दी कि वो अखबार वाकई यहाँ छपता कि नहीं छपता है। तो जो अखबारात वहाँ छपते थे उनको तो ठीक, जो नहीं छपते थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो कम से कम इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने ऐलान कर दिया, लेकिन कोई मजबूरी रही हुई कि वहाँ छपवाने को, या अपने करीब में किसी प्रेस से छपवा रहे हैं या कहीं और छपवा रहे हैं, अखबार छपवा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अखबारात पर एक नज़र करम डाले और उनको भी इश्तहारात दे, और छोटे अखबारात को भी इश्तहारात दे। बड़े अखबारात को तो मिलते हैं, लेकिन छोटे अखबारात को भी इश्तहारात दे। लेकिन वो ये सिलसिला ये कोई नया नहीं है, पहले भी उर्दू के अखबारात को गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा इश्तहारात नहीं मिलते थे, अंग्रेज़ी और हिंदी के ज़्यादा मिलते थे, उर्दू को ज़्यादा नहीं मिलते थे, संस्कृत को तो बिल्कुल ही नहीं मिलते थे। जो संस्कृत जो ज़बान है, जो तो बहुत ही, वो भी समझिए ख़त्म ही हो गई। तो एक तो गवर्नमेंट इस पर जो है ध्यान दे कि उर्दू अखबारात को इश्तहारात दे। हाँ, लेकिन यह है कि थोड़ा टाइट रखे मामला, क्योंकि फिर उसका बहुत से लोग गलत और नाजायज़ फ़ायदा भी उठाने लगते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, 30 मार्च को हिंदुस्तान की जो राजधानी है दिल्ली में, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में आप लोगों की कोशिश की वजह से 200 साला तकरीबात उर्दू सहाफ़त के जो 200 साल 200 ईयर्स जो पूरे हुए हैं 1822 से लेके 2022 तक, उसके ऊपर एक रोज़ा प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें मैंने कहा कि देश और दुनिया के बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी, उर्दू सहाफ़ी आ रहे हैं।
तो उसके बारे में क्या तैयारियां हो रही हैं उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए। और इस तरह के तकरीबात आप ही के मजमून से पढ़ के मालूम हुआ कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी हुए हैं और हो रहे हैं, तो क्यों इस तरह के 200 साला जो तकरीब है और जश्न मनाना क्यों अहम है, और इसमें क्या क्या आप लोग तैयारी कर रहे हैं? हमारे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है कि उर्दू सहाफ़त ने अपना 200 साल का सफ़र मुकम्मल कर लिया जी। ये खुशी की भी बात है और फ़ख्र की भी बात है। और तमाम उर्दू वालों को मैंने पहले भी अपील किया और अब भी अपील करता हूँ कि तमाम उर्दू वाले, सिर्फ अखबार वाले ही नहीं बल्कि उर्दू इदारों में काम करने वाले, उर्दू के उस्ताद, उर्दू के शुअरा, उदबा और वो लोग भी जो जिनकी रोज़ी रोटी का ज़रिया उर्दू है, जिनका ज़रिया माश उर्दू है, उनको भी चाहिए कि 200 साल तकरीब में भरपूर तरीके से शिरकत करें, दामे दिरमे सुखने कदमे हर तरह से उसमें ताउन दें और गुंजाइश हो और इस्तात हो तो उसमें ताउन भी दें। तैयारी तो ज़ाहिर चल रही है, वो हामिद अंसारी साहब ने कन्फर्मेशन दे दिया है, विजय कुमार चोपड़ा उसकी सदारत करेंगे और इंतज़ामात किए जा रहे हैं। एक सोवेनियर भी निकाला जा रहा है जिसकी ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है सोवेनियर तरतीब देने की, तो उसका भी काम चल रहा है। और यह है कि बहुत सारे लोग जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उर्दू के, वो मज़ामीन लिख रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, तो तैयारी तो ये चली रही है। इसके अलावा अभी 5 और 6 मार्च को मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के शोबे लिसानियात में भी इसी मौके की मुनासबत से 2 रोज़ा सेमिनार हुआ, उर्दू सहाफ़त के ज़बान बयान के बदलते तनाजुर के हवाले से। एक है बज़्म सदफ़ इंटरनेशनल जो कतर की तंजीम है और उसमें बिहार के भी कुछ लोग शामिल हैं, तो वो लोग मना रहे हैं 25 तारीख को कलकत्ता में और 26 और 27 को हैदराबाद में। मुझे भी उन्होंने हैदराबाद में बुलाया है, वहाँ मुझे भी जाना है। और इसके पहले भी कुछ और तकरीबात हुई हैं। पटना में मई में कुछ तकरीबात होने वाली हैं। मगरिबी बंगाल उर्दू एकेडमी ने भी मई में 3 रोज़ा जश्न की तैयारी की है। मैं समझता हूँ शायद यह कि रमज़ान बाद हो सकता है कुछ और लोग भी इसकी तैयारी करें और ये करना चाहिए और ये बड़ी अच्छी बात है। हमारी नेक ख्वाहिशात उन सब के लिए है जो लोग 200 साला सफ़र, बल्कि मैंने तो अपने मजमून में लिखा भी था कि कोई ज़रूरी नहीं कि हम एक बार मना करके बैठ जाएं, इस पूरे महीने मनाएं और पूरे एक साल मनाएं और सहाफ़त पर गुफ्तगू ना हो, बल्कि आप एक बैनर बना लीजिए कि उर्दू सहाफ़त के 200 साल की मुनासबत से शाम अफसाना शुरू कर दीजिए, बज़्म गज़ल शुरू कर दीजिए, शेरी नशिस्त कर दीजिए, और जो समाजी नगारी और जो समाजी इशूज़ हैं उसमें समाजी इशूज़, उर्दू के अखबारात तो समाजी इशूज़ काफ़ी बहुत बड़े पैमाने पर उठाते हैं। समाजी इशूज़ को उठाने में, उनको हल करने में और लोगों को मोटिवेट करने में क्या उर्दू सहाफ़त का रोल रहा है और क्या है, उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर अगर हम काम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बस वही है कि हमारी क़ुव्वत इरादी कितनी है और हम जो है इस ज़बान से कितनी दिलचस्पी रखते हैं, कितनी मोहब्बत रखते हैं। ज़ाहिर है हम ये तो नहीं कह सकते कि यही पैमाना है कि अगर आप उर्दू सहाफ़त का जश्न नहीं मनाएंगे तो आप उर्दू ज़बान से या उर्दू सहाफ़त से दिलचस्पी नहीं रखेंगे। तो पढ़ सकते हैं। ये हाँ, पेपर पढ़ सकते हैं और बल्कि हर उर्दू वाले को चाहिए कि कम से कम एक अखबार तो अपने घर मंगाए। और आप लिखते हैं कि सरपरस्ती सरकार की जो है उसके मुताज ना बने, उसकी तमन्ना ना करें, खुद अपने आप करें। अपने आप जब जो आगे बढ़ना चाहता है वह ना कि अल्लाह ताला भी उसकी मदद नहीं करता जो अपनी मदद नहीं करता है। जो आदमी अपनी मदद करेगा अल्लाह मियाँ भी उसी की मदद करेंगे। इसलिए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हालात खुद ब खुद साजगार होते जाएंगे। जो मजरू सुल्तानपुरी ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो मैंने हरिहर दत्त के बारे में लिखा था कि शायद मजरू सुल्तानपुरी ने इन्हीं के बारे में कहा होगा। तो अगर हम आगे बढ़ें तो बहुत सारे लोग, अब देखिए अब आप इंटरव्यू कर रहे हैं जी, आपकी भी दिलचस्पी, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे अगर हम यह कि कोशिश करें और आगे बढ़ें और इस सिलसिले को तेज़ करें तो बहुत सारे लोग। मेरी नेक तमन्नाएं उन लोगों के साथ हैं जो लोग उर्दू सहाफ़त के 200 साला जश्न मनाने जा रहे हैं और मेरी ख्वाहिश है और कोशिश भी होगी कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों, सुहेल अंजुम साहब जो हैं ये कौमी आवाज़ के साथ कई दहाइयों तक जुड़े रहे हैं। इसके अलावा वॉइस ऑफ अमेरिका जो है उसके लिए भी ये लिखते हैं। इनके मज़ामीन 20 साल से मैं वॉइस ऑफ अमेरिका में 20 सालों से, और इनकलाब में इनका मजमून जो है बुध के रोज हर हफ्ते हिंदुस्तान के बाहर भी अखबार भी छापते हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी आ रहे हैं। और इन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं जिसका अगर मैं जिक्र करूं तो पूरा इंटरव्यू का वक्त उसी में गुजर जाएगा। जो भी मुहक्किक, जो भी रिसर्चर उर्दू सहाफ़त
या जो हिंदुस्तान के जो लिटरेरी कल्चर, खासकर जो जदीद हिंदुस्तान के जो लिटरेरी कल्चर, जो उर्दू की तारीख किसी भी हवाले से, समाजी इशू से ले लीजिए या सहाफ़त से ले लीजिए या जंग आज़ादी से ले लीजिए या मज़हब से ले लीजिए, दीन से ले लीजिए, या जो अहम शख्सियत हैं उनसे ले लीजिए, पब्लिक कल्चर से ले लीजिए, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो सुहेल अंजुम साहब की किताबों को पढ़ना होगा आपको, इनसे मुलाकात करनी पड़ेगी। ये दिल्ली में रहते हैं और आज जो हम इंटरव्यू जो इनका हम इसको जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये इंटरव्यू हम जामिया मिलिया इस्लामिया में आज 13 तारीख है ना जी जी जी, आज 13 मार्च 2022 को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर इनसे रब्ता करने में कुछ दिक्कत हो तो आप हमारे जो हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे वहाँ पर भी आप कमेंट करेंगे तो हम आपको इनसे मिलाने में मदद करेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अभय कुमार मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने जहमत उठाई, JNU से आप जामिया तक आए। बहुत नहीं, ये तो मेरा फर्ज है जी। आपकी मोहब्बत। एक सवाल बस, बहुत ही मुख्तसर आंसर मैं चाहूँगा। इतने साल गुजारने के बाद आपको क्या लग रहा है, उर्दू सहाफ़त का मुस्तकबिल कैसा है? ये सवालात बहुत से लोग करते हैं और नहीं, आप दिल की बात बताइए। दिल की बात, मैं दिल की बात बताऊंगा और हमेशा मैं दिल की बात ही करता हूँ। जो मेरे दिल में वही मेरी जबान पे भी रहता है। मैं सबसे पूछ रहा हूँ। हाँ, जो मेरे दिल में रहता है वही मेरी जबान पे भी रहता है, क्योंकि मैं जो तजर्बेकार लोग हैं हम उन्हीं से सीखते हैं जी। मैं ज़ाती तौर पर उर्दू सहाफ़त के मुस्तकबिल से बिल्कुल मायूस नहीं हूँ, क्योंकि बहुत से नए नए लोग उर्दू सहाफ़त में आ रहे हैं, वो सीख रहे हैं और काम कर रहे हैं, और जो टेक्नोलॉजी की तरक्की है उससे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। उर्दू सहाफ़त भी इस्तेफ़ादा कर रही है, वो लोग भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि उर्दू सहाफ़त का मुस्तकबिल तारीख है। हाँ, फेजेज़ आते हैं, कभी मरहले आते हैं कि कभी ज़वाल आता है तो कभी उरूज आता है, कभी तरक्की होती है, कभी तनज़्ज़ुली होती है। सारे मरहले आते रहते हैं, पहले भी आए, आगे भी आते रहेंगे। क्राइसिस तो अंग्रेजी और हिंदी अखबार के जो प्रिंट है सबके साथ एडवर्टीजमेंट नहीं मिल रहे हैं और लोग प्रिंट के अखबार उतने नहीं पढ़ रहे। तो हम सिर्फ ये गिला करें कि उर्दू सहाफ़त का मुस्तकबिल रोशन नहीं है, ताबनाक नहीं है, तारीख है, तो ये गलत होगा। अगर आप ये बात कहें तो दूसरी सहाफ़त के बारे में भी कहना पड़ेगा। इसलिए मैं उर्दू सहाफ़त के बारे में बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ और मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि उर्दू सहाफ़त का मुस्तकबिल रोशन है। मैं इसके मुस्तकबिल से बहुत ही पुरुम्मीद हूँ, बहुत खुशाइंद मुस्तकबिल है और रोज़ी रोटी का ज़रिया अब भी उर्दू सहाफ़त बनी हुई है। हज़ारों लोग, पूरे मुल्क में हज़ारों लोग हैं जो उर्दू सहाफ़त को ज़रिए माश बनाए हुए हैं। उर्दू के जो कारीन हैं, जिसमें हम हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाई को, सबको हम उसमें शामिल कर रहे हैं, उनके लिए कुछ आपके पैगामात कुछ हैं, कुछ आप, या जो उर्दू के जो चाहने वाले हैं, कि एक तो बात आपकी बातों से बिल्कुल साफ हुई कि उर्दू का अखबार ज़रूर पढ़िए। बिल्कुल, उर्दू का अखबार पढ़ें। अब देखिए, उर्दू ज़बान सीखने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं। जो रेख्ता ने जो कुछ किया है उसके तहत जो नौजवान आते हैं वो कहते हैं हमें उर्दू सीखनी है। तो उर्दू सिखाने के लिए जो लोग उर्दू सीखना चाहते हैं तो उर्दू वालों को चाहिए कि उनकी मदद करें, उनको सिखाएं। मैं भी उर्दू सिखाता हूँ। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत मुबारक और आपका शुक्रिया। तो उर्दू सिखाने में मदद करें और मोटिवेट करें कि कम से कम उर्दू का एक अखबार पढ़ें। कोई भी अखबार खरीदें, एक अखबार खरीदें, पढ़ें और उर्दू सीख लें तो उर्दू में लिखें भी। जैसे आपने उर्दू सीख करके उर्दू लिखनी शुरू की और आज आप माशाल्लाह बहुत अच्छे मज़ामिन लिखते हैं और बड़े बड़े अखबारों में आपके मज़ामिन छपते हैं, लोग आपको जानते हैं। तो दूसरे लोगों को भी मैं यही गुजारिश करूंगा, दूसरे लोगों से भी, कि वो भी उर्दू पढ़ें, सीखें। उर्दू जैसी मीठी और शीरी ज़बान आपको दूसरी नहीं मिलेगी। आप उर्दू से मोहब्बत करें तो दुनिया आपसे मोहब्बत करने लगेगी। आप देख लीजिए, जितने भी, चाहे वो सहारा श्री हो या इनकलाब के जागरण ग्रुप हो या रेख्ता हो या और भी दूसरे लोगों को आप ले लीजिए, जिसने भी उर्दू का दामन थामा, उर्दू को आगे बढ़ाने की कोशिश की, उर्दू वालों ने उसको सर माथे पर बिठाया, सर आँखों पर बिठाया। तो उर्दू पढ़िए, उर्दू वाले भी आपसे मोहब्बत करेंगे और आप उर्दू की मोहब्बत करेंगे। सुहेल साहब, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका।